नमस्ते, मेरा नाम है राहुल आर्य। मैं बಳ್ಳारी कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। आज का ये जो वीडियो है ये है अग्निपथ स्कीम के ऊपर या अग्निपथ योजना पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार ने एक नई स्कीम लाई है हमारी सेना के लिए। इस स्कीम का नाम उन्होंने दिया है या इस योजना का नाम उन्होंने दिया है अग्निपथ। तो आपको इस स्कीम की जो बेसिक डिटेल्स हैं शायद आपको पता होंगी, लेकिन मैं इसको बहुत जल्दी से एक बार दोहरा देता हूँ ताकि अगर किसी को नहीं पता हो तो उनको जल्दी से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये अग्निपथ स्कीम है क्या? सेना में नए भर्ती होने वाले जवानों के लिए ये सरकार ने एक स्कीम लाया है। इस स्कीम के तहत सरकार ने ये घोषणा की कि 17.5 साल की आयु से लेकर 21 साल तक जो नौजवान हैं वो इस स्कीम में भाग ले सकते हैं। वो हमारी सेना में शामिल होने के लिए अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। जो हमारी सेना है और जो सेना की तीनों सर्विसेज है, माने जो आर्मी है या थल सेना, और जो नेवी है माने नौसेना, और जो एयरफोर्स है माने वायुसेना, इन तीनों सर्विसेज में भर्ती होने वाले जवानों के लिए सरकार ने ये स्कीम लागू करी है। इस स्कीम के तहत भारतीय सेना हर वर्ष 50,000 सैनिकों को रिक्रूट करेगी, माने उनकी भर्ती करेगी और उनकी ट्रेनिंग करी जाएगी। इन 50,000 जवानों को या इन 50,000 नए सिपाहियों को नाम दिया गया है अग्निवीर। इन जवानों का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो होगा 6 महीने का, माने पहले 6 महीने उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा आर्मी में भर्ती होने के लिए या एयरफोर्स में और नेवी में भर्ती होने के लिए, और उसके बाद 3.5 साल उनको भेज दिया जाएगा ड्यूटी करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस स्कीम के तहत जिन नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी वे 4 साल तक सेना में काम कर सकेंगे। 4 साल बाद इन 50,000 सैनिकों को वापस भेज दिया जाएगा और उसके लगभग कहिए 1 महीने बाद इन 50,000 सैनिकों में से जो बेहतरीन 25% जवान है, माने 25% सोल्जर्स है, उनको दोबारा आर्मी में या दोबारा मिलिट्री में लिया जाएगा। वो जिस भी ब्रांच के हैं या जिस भी सर्विस के हैं उसमें उनको लिया जाएगा। यहाँ पर हमको एक बात पता होनी चाहिए कि सरकार ने कहा है कि ये जो अग्निपथ योजना है ये सिर्फ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए ही लागू होता है। ये ऑफिसर्स रैंक के जो हमारे जवान हैं उन पर लागू नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी संक्षिप्त में बता देता हूँ। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं थल सेना के बारे में या इंडियन आर्मी के बारे में। मोटे तौर पर हमारे जवान जो इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग है ऑफिसर्स का और दूसरा वर्ग है, उसको कहते हैं PBOR, या अंग्रेजी में इसका जो फुल फॉर्म है वो है पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। माने जो ऑफिसर रैंक के नीचे आते हैं उन सबका एक कैटेगरी है या एक श्रेणी है, एक वर्ग है उनका, और एक वर्ग है ऑफिसर्स का। तो जो अफसरों का वर्ग है या जो अफसरों की कैटेगरी है उसमें जो रैंक्स है वो होते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, और उसके बाद अंत में फील्ड मार्शल। तो ये जो सारे रैंक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, लेफ्टिनेंट से लेकर के फील्ड मार्शल तक, ये सारे के सारे रैंक्स ऑफिसर्स की श्रेणी में आते हैं। ऑफिसर्स के बाद जैसे मैंने कहा जो अगली कैटेगरी है उसको PBOR कहते हैं या पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक कहते हैं। उसके अंदर फिर 2 सब कैटेगरीज हम कह सकते हैं। एक है JCO, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, और उसके बाद है NCO, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो हम नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो उस श्रेणी में जो रैंक्स आते हैं वो है सिपाही, या जिसको अंग्रेजी में सिपॉय कहा जाता है,
लैंस नायक, नायक, हवलदार, कंपनी क्वार्टर मास्टर, हवलदार। तो ये जो रैंक्स है ये सारी की सारी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की होती है। और उसके बाद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में रैंक्स होते हैं नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। तो अग्निपथ की जो स्कीम है वो लागू होती है सिर्फ एनसीओस और जेसीओस के ऊपर, या यूँ कहें कि ये जो स्कीम है वो लागू होती है सिर्फ पीबीओआर, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, उन पर ही लागू होती है, ऑफिसर्स पर ये लागू नहीं होती। तो जिन 50,000 जवानों को सरकार ट्रेन करेगी वो इन एनसीओस और जेसीओस के पोस्ट के लिए होगी, ना कि अफसरों के लिए। मतलब अग्निपथ का जो स्कीम है वो ऑफिसर्स के लिए नहीं है, वो ऑफिसर्स के नीचे वाले श्रेणी में जो हमारे जवान आते हैं उन लोगों के लिए। बिल्कुल इसी तरह नेवी में और एयरफोर्स में भी जो ऑफिसर्स के नीचे वाली श्रेणी में आते हैं उन्हीं पर ये अग्निवीर स्कीम लागू होगा। तो इस नए स्कीम को लाने की ज़रूरत क्या थी? सरकार ने क्या तर्क दिया है? सरकार का ये कहना है कि जो हमारी सेना का बजट है उस बजट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 50 या 60% वेतन के लिए, माने सैलरी के लिए और पेंशन पर खर्च हो जाता है। तो क्योंकि पेंशन का खर्चा इतना बढ़ गया है तो सरकार ने यह नया स्कीम लाया है ताकि जिससे पेंशन के खर्चे को कम किया जा सके, जिसको अंग्रेजी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, और उसको घटा करके उसी पैसे को हम लगाएं या उसी धन को हम लगाएं तो सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करके कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहती है। इस स्कीम पर काफ़ी सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो पहली बार जब मैंने इस स्कीम के बारे में सुना था तो मुझको भी लगा था कि ये स्कीम शायद कुछ हद तक अच्छा हो सकता है। तो जब मैंने इस स्कीम की बारीकियों को समझना शुरू किया तब मुझको ये लगा कि इस स्कीम को लागू करने से जो सारे इसके इफेक्ट्स होंगे या इसके जो असर होंगे उसके बारे में सरकार और मीडिया वाले हमको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने अपना रिसर्च इस विषय पर करना शुरू किया। तो जैसा कि हमको बताया गया कि हर वर्ष 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी और 4 वर्षों के बाद उनको वापस भेज दिया जाएगा, और उनको ना ही किसी पेंशन की सुविधा होगी, ना ही कोई और बेनिफिट्स होंगे। जो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस होता है और एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके जो लाभ होते हैं, वो इन अग्निवीरों को नहीं मिलने वाली। और लगभग 1 महीने बाद उन 50,000 सैनिकों में से 25% माने 25% सैनिकों को आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में ले लिया जाएगा। तो मुझको ये लगने लगा कि अगर हर वर्ष हम 50,000 सैनिकों को लेंगे और उनमें से मात्र 25% को ही हम परमानेंट नौकरी देंगे तो हमारी जो सेना की संख्या है, जो हमारी आर्मी की या मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है, उस संख्या में गिरावट आने लगेगी। तो इस बात को समझने के लिए मैंने सबसे पहले एक एक्सेल शीट बनाया जो मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही वो एक्सेल शीट है जो मैंने बनाया है और ये मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जो पहला कॉलम है वो है ईयर या साल का। तो पहले साल जब ये अग्निवीर स्कीम चालू होगा, जब ये शुरू होगा, माने इस साल सरकार ने कहा है कि 46,000 नए जवानों को वो रिक्रूट करेगी। मैंने यहाँ पर उसको राउंड फिगर 50,000 कर दिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो सके। तो जो अगला कॉलम है वो है जो 75% अग्निवीर को रिटायर कर दिया जाएगा 4 साल बाद। तो क्योंकि रिटायरमेंट 4 साल के बाद होने वाली है, माने उनको नौकरी से 4 साल बाद निकाला जाएगा, तो पहले 4 वर्षों के लिए किसी भी अग्निवीर को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 लिखा हुआ है। अगला कॉलम है डी रेगुलर रिटायरीज का। इसका मतलब ये है कि हर वर्ष हमारे तीनों सेनाओं से कितने सैनिक रिटायर हो रहे हैं। तो ये संख्या है लगभग 70,000 की। 60,000 के आसपास सिर्फ आर्मी से रिटायर होते हैं और बाकी नेवी और एयरफोर्स को मिला करके और लगभग 10,000 और सैनिक रिटायर होते हैं।
जो अगला कॉलम है वो है टोटल नंबर ऑफ रिटायरीज का। इसका मतलब जो हमारे जो अग्निवीर हैं जो 4 साल बाद रिटायर होंगे वो, प्लस जो हर साल फौज से रिटायर हो ही रहे हैं वो, तो उन दोनों की संख्या जोड़कर यहाँ पे आपको इस कॉलम में मिल जाएगी। तो क्योंकि जो हमारे रेगुलर रिटायरीज हैं वो है 70,000 और अग्निवीर कोई रिटायर होने नहीं वाला पहले साल, पहले 4 सालों तक कोई रिटायर होने नहीं वाला, तो ये जो संख्या है पहले 4 वर्षों के लिए रेगुलर रिटायरीज और टोटल नंबर ऑफ रिटायरीज वो सेम रहेगी। अगला जो कॉलम है वो है इनटेक माइनस रिटायरीज। इसका मतलब ये है कि हर वर्ष हम कितने नए जवानों को ले रहे हैं और उसके बदले हर वर्ष कितने जवान हमारे सेनाओं से रिटायर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है इसमें जो संख्या आपको मिलेगी वो है -20,000। इसका मतलब ये है कि अग्निपथ स्कीम को लागू करने वाले पहले वर्ष में सेना में 20,000 अतिरिक्त लोग रिटायर हो जाएंगे। माने 70,000 लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अंदर जो हम नए सैनिकों को ले रहे हैं वो केवल 50,000 सैनिकों को ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर 20,000 सैनिकों की कमी होगी पहले वर्ष में। और जो अंतिम कॉलम है जी, वहां पर जो हमारी कुल संख्या है सोल्जर्स की, जैसे मैंने आपको बताया था PBOR, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, जो अफसरों के वर्ग से नीचे आते हैं उनकी जो कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी। तो आज हमारी जो कुल संख्या है PBOR की वो है लगभग 13,40,000। तो क्योंकि पहले वर्ष 20,000 सैनिकों की कमी आ जाएगी, पहले वर्ष में जो सैनिकों की कुल संख्या होगी वो 13,40,000 से घटकर 13,20,000 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आने वाले 3 वर्षों के लिए, माने दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए और चौथे साल के लिए हर वर्ष 50,000 अग्निवीरों को लिया जाएगा। और क्योंकि 4 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं तो इन तीनों वर्षों में कोई भी रिटायर नहीं होने वाला। इन तीनों वर्षों में हर वर्ष 70,000 हमारे सैनिक रिटायर होंगे और कुल संख्या उस वर्ष के लिए वो भी 70,000 ही होगी। और उसके बाद जैसे हमने पहले वर्ष में देखा, हर वर्ष 20,000 सैनिकों की कमी होगी। तो चौथे वर्ष के अंत तक हमारी जो सेना की जो संख्या है वो 12,60,000 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हर वर्ष लगातार 20,000 सैनिकों की कमी आने की वजह से चौथे वर्ष के अंत तक जो हमारी सैनिकों की कुल संख्या 13,40,000 थी, अब वो घटकर 12,60,000 हो गई है। तो ये रही बात पहले 4 वर्षों की। लेकिन इसके बाद की जो कहानी है वो काफी भयानक है। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। 5वें वर्ष में आप देख सकते हैं कि हमने दोबारा 50,000 अग्निवीरों को लिया और इस बार क्योंकि 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम सिर्फ 25% अग्निवीरों को रिटेन करेंगे और 75% अग्निवीरों को नौकरी से निकाल देंगे, उनको हम वापस भेज देंगे। तो 75% होता है 50,000 का, वो होता है 37,500, 37,500। और हर वर्ष की तरह जो आर्मी से और एयरफोर्स से और नेवी से, तीनों ही ब्रांचेस से जो हमारे से सैनिक रिटायर हो रहे हैं, जो हमारे जवान रिटायर हो रहे हैं, उनकी संख्या है 70,000। तो 5वें वर्ष से आप ये देख सकते हो कि जो हमारे सैनिकों की रिटायर होने की जो कुल संख्या है वो 70,000 से बढ़कर 1,07,500 हो गई। जो अगला कॉलम है माने इनटेक माइनस रिटायरीज, उस कॉलम में अगर हम देखें तो -57,500, माइनस इसका मतलब 57,500 सैनिकों की कमी आ रही है हमको 5वें वर्ष में। वो कैसे हुआ? क्योंकि जो कुल रिटायरीज है वो है 1,07,500। इतने लोग तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उसी वर्ष में हमने लिया कितने लोगों को? सिर्फ 50,000 लोगों को। तो 50,000 अंदर आ रहे हैं और 1,07,500 वो बाहर जा रहा है। सो टोटल होता है यहाँ पर -57,500। इसका मतलब 5वें वर्ष में 57,500 सैनिकों की कमी आएगी हमारे
सेना में। यही आखिरी कॉलम में हमको देखने को मिल रहा है कि जो हमारी सेना की संख्या 12,60,000 थी, वो घटकर 5वें वर्ष में हो जाती है 12,02,000 के आसपास। बिल्कुल इसी तरह छठे वर्ष से लेकर के 19वें वर्ष तक, माने ईयर नंबर 6 से लेकर के ईयर नंबर 19 तक, हर वर्ष मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में लिया है कि हम 50,000 अग्निवीरों को लेंगे और उसमें से 75% या 75% जवानों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनको वापस भेज दिया जाएगा। और यही जो कैलकुलेशन जो मैंने आपको पहले समझाया पिछले 5वें वर्ष के लिए, वही कैलकुलेशन बाकी सब वर्षों में लागू होता है। बस इसमें एक अंतर है कि जो आखिरी कॉलम है, जो टोटल सोल्जर्स है, जो टोटल पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक है, उनमें आप देख सकते हैं कि लगातार उनकी संख्या कम होते जाती है। जो एक समय पर हमारी जवानों की संख्या 13,40,000 थी, वो छठे वर्ष में 11,45,000 हो जाती है और 10वें साल में वो 9,15,000 हो जाती है। 15वें साल में वो 6,27,000 हो जाती है और 19वें साल में वो लगभग 4 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अग्निवीर स्कीम है, इसको अगर हम चलाते हैं 15 या 20 वर्षों तक, तो जो हमारी आर्मी की जो संख्या है या जो हमारी मिलिट्री की जो संख्या है, वो आधी हो जाएगी या आधे से भी कम हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस कैलकुलेशन को 19वें साल में ही रोक दिया है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि अगर मैं इस क्रम को, इस पूरे पैटर्न को आने वाले 6 या 7 वर्षों के लिए कंटिन्यू करूंगा, तो आखिरी कॉलम में जो हमारे टोटल सोल्जर्स की जो कॉलम है, उसमें कोई सोल्जर बचेगा ही नहीं। तो हो सकता है वो इस कैलकुलेशन का मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये कैसा कैलकुलेशन है कि अगर 25 साल तक अग्निपथ स्कीम चलेगा तो कोई हमारे पास जवान बचेगा ही नहीं। तो ऐसा तो होने ही नहीं वाला। तो मैंने इस कैलकुलेशन को सिर्फ 19वें वर्ष तक ही क्यों रोक दिया? मैं चाहता तो इसको और 5 या 10 वर्ष तक भी चला सकता, लेकिन मैंने नहीं किया। उसका कारण यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर वर्ष लगभग 70,000 हमारे सैनिक रिटायर हो जाते हैं और जो हमारे सैनिकों की कुल संख्या है आज, वो है 13,40,000। तो आप इसको डिवाइड करिए तो आपको पता चल जाएगा कि 13,40,000 अगर हमारे जवान हैं और अगर हर वर्ष 70,000 हमारे जवान रिटायर हो रहे हैं, तो इसका मतलब 19 वर्षों में टोटल कितने जवान रिटायर होंगे? सो इट इज 19 इंटू 70,000। तो उसका हिसाब बैठता है 13,30,000। इसका मतलब ये है कि 19 वर्षों में जो हमारी आज की सैन्य शक्ति है, जो 13,40,000 जवान है हमारी सेना में, वो 19 वर्षों में उनकी संख्या लगभग ना के बराबर हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि 19 वर्षों में अगर हर वर्ष 70,000 जवान रिटायर हो रहे हैं, तो उसका हिसाब बैठता है 13,13,000 सैनिक। माने 19 वर्ष के बाद जो हमारे पुराने जवान हैं, जो हमारे आज के जवान हैं, उसमें से केवल 10,000 जवान ही बचे होंगे और बाकी जो 3,87,000 जो हमारे जवान हैं, माने 3,87,000 जो हमारे जवान हैं, वो सारे के सारे अग्निवीर स्कीम से ही आए हुए होंगे। अगर आप 20वें वर्ष से इस कैलकुलेशन को करना चाहोगे, तो तब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है, वो है लगभग 4 लाख। हमारी जो रिटायरमेंट रेट होगी, माने जो इस कॉलम में आप देख सकते हैं 70,000 है, वो अब घटकर हो सकता है 20,000 हो जाए या 30,000 हो जाए। तो इसीलिए अगले वर्ष से, 20वें वर्ष से हमको 70,000 का आंकड़ा नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, अगर इस स्कीम को हम आने वाले 15 या 20 वर्षों तक चलाएंगे, तो जो हमारी सेना की शक्ति है, जो हमारी सैन्य शक्ति है, वो घटकर आधी हो जाएगी या आधे से भी कम हो जाएगी, शायद 1/3 भी हो जाए। ये एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है हमारे लिए। और इस गंभीर स्थिति पर ना ही कोई मीडिया वाले बात कर रहे हैं और ना ही कोई सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इस पर कुछ जानकारी दे रहा है। तो जो मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाया है,
वो एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं अभी इस वीडियो में फ़िलहाल कवर नहीं करने वाला, क्योंकि उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था कि अगर इस अग्निपथ स्कीम को हम आने वाले 15 या 20 वर्षों तक लगातार इसको चालू रखते हैं तो हमारी सेना की जो सैन्य शक्ति है वो आधी या एक तिहाई हो सकती है, माने 50% या हो सकता है 1/3 30-35 के आसपास हो सकती है। तो क्या ये हमारे हित में है? एक राष्ट्र के नाते क्या ये हमारे हित में है? इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इस स्कीम को लेकर और भी कई सारे प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को और इन गंभीर समस्याओं को हम अगली वीडियो में और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।